बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बड़े अच्छे मूड में जागे होंगे और आज हम बात भी कुछ मज़े की करने वाले हैं। नहीं, खाने की बात नहीं कर रहे। वैसे तो जब भी मज़े की बात करती हूँ तो आप प्रिज्यूम करते हैं कि जुगन खाने की बात करेगी, बट अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ उसका भी ताल्लुक़ खाने से है, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग इस दुनिया में खाते हैं जीने के लिए और कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए। तो मैं तो जीती हूँ खाने के लिए, सो इसमें भी खाने की बात आ ही जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन आज मैंने आपसे बात करनी है ट्रैवलिंग की, सफ़र करने की। एक तो सफ़र करना होता है, वो जो होता है टॉर्चर होना, और एक सफ़र करना होता है ट्रैवल करना। आज मैंने आपसे ट्रैवलिंग की बात करनी है। देखिए, जब हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो अगर ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सीखने का, लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वो ट्रैवल करना ही होता है। अब आप कहेंगे कि भाई हर बंदा ट्रैवल करना अफोर्ड तो नहीं करता, नो डाउट। जहाज़ की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन जहाज़ के अलावा भी हज़ारों करोड़ों तरीके हैं ट्रैवल करने के। आप बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं, आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं, आप बाय वाटर पानी पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो ट्रैवल करने के तो बहुत से तरीके हैं और डिफरेंट इलाकों में, जगहों पे जा सकते हैं। उसके अलावा ऑन फुट यानी कि पैरों पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, बाइकिंग कर सकते हैं, माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। सो ट्रैवल और ट्रैवल से रिलेटेड तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इंसान इन्वॉल्व हो सकता है। ट्रैवल करने से इंसान ज़िंदगी के बारे में तो बहुत कुछ सीखता है, लेकिन अपनी ज़ात के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने आप को जानने का ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर अपने आप को जानना है तो बस निकल जाएं और अकेले निकल जाएं। और अगर आप बहुत लोगों को देखें जो फ़िलासफ़र्स रह चुके हैं या जो लोग एक्सपर्ट्स रह चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ज़िंदगी एंड मेडिटेशन, तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़ात के साथ अकेले बहुत वक्त गुजारा। सो ट्रैवल करना ये तो नो डाउट एक बेहतरीन ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस। लेकिन ट्रैवल करने के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक तो ट्रैवलिंग जो मैंने कहा ना कि बंदा अकेला निकल जाए और अपनी ज़ात के साथ आप किसी एडवेंचर पे निकल जाएं, तो वो एक होती है सोलो ट्रैवलिंग। एक ट्रैवलिंग होती है जो आप फैमिली के साथ करते हैं, जो फैमिली ट्रैवल के प्लान्स होते हैं टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर तीसरा एक ऑप्शन होता है जब आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ट्रैवल करते हैं और उसके अंदर आप एडवेंचर को भी डाल सकते हैं, यानी कि एडवेंचर ट्रैवलिंग, यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गए। या एक तो होता है ना टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं, एक होता है कि आप फिजिकली इन्वॉल्व, जैसे कि K2 बेस कैंप पे आप चले जाएं, राइट, वहाँ पे आप जाके इस तरह की आप कहीं हाइकिंग चले जाएं, आप माउंटेनियरिंग चले जाएं, आप वाटर स्पोर्ट्स की किसी ऐसी जगह पे चले जाएं। सो वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं ट्रैवल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आपको क्या सूट करता है ये तो इंसान वक्त के साथ ही सीखता है। मेरे ख्याल से यंगर ईयर्स में इंसान सोलो ट्रैवलिंग या फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय करता है। जैसे आप बड़े होते हैं, एज बढ़ती है, तो फैमिली मतलब फैमिली से और उस क्राउड से निकल के आप ज़रा सा अपने फ्रेंड्स और एडवेंचर की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स जिस तरह हम लोग जैसे हमारी गर्ल्स का एक ग्रुप है तो हम अपनी गर्ल्स ट्रिप्स पे भी जाते हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो गोल्फिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फ्रेंड्स के साथ बॉयज़ ट्रिप पे भी जाते हैं। सो आप वेरियस डिफरेंट तरीक़ों से अपने एडवेंचर्स को ज़िंदगी के प्लान कर सकते हैं। आप जिस भी जगह सफ़र करते हैं आपकी कोई ना कोई मेमोरी, कोई ना कोई ऐसी याद वहाँ से जुड़ जाती है जो फिर फॉरएवर आपके माइंड में दर्ज हो जाती है। ट्रैवलिंग से आप ना सिर्फ दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी ज़ात को भी एक्सप्लोर करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल करते हैं। जब हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं या सफ़र करने की बात करते हैं तो ट्रैवलिंग हमें एक्चुअली सिखाता क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि जब हम किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो हम उस जगह के कल्चर के बारे में सीखते हैं। इवन पाकिस्तान में अगर आप हुंज़ा चले जाएं या अगर आप क्वेटा चले जाएं या अगर आप लाहौर में फॉर एग्जांपल रहते हैं तो कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, खाने के डिफरेंसेस आते हैं, ज़बान के डिफरेंसेस आते हैं। सो ट्रैवलिंग की जब हम बात करें सिर्फ हम पाकिस्तान से बाहर की या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की नहीं, लोकल ट्रैवलिंग से भी डिफरेंट इलाकों में लोग रहते कैसे हैं, उनका उठने बैठने का क्या तरीका है, उनके कल्चरल मामलात क्या हैं, उस जगह की जो वेरियस साइट्स हैं वो क्या हैं। फिर दूसरी एक चीज़ जो आप सीखते हैं बजटिंग और स्केजुलिंग और अपने मतलब प्लानिंग। क्योंकि देखिए जब भी आपने किसी सफ़र पे निकलना है या ट्रैवल करना है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि बस आप सुबह उठे आपने कहा चलो निकल पड़े। कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई स्केड्यूल बंदा बनाता है, उसमें आपकी बजटिंग आ जाती है, फाइनेंसिस को आपने कैसे हैंडल करना है। और फिर जब आप मौके पे वहाँ पे जगह पे होते हैं तो वहाँ पे फिर आपको डिफ़िकल्टीज़, मसाइल, प्रॉब्लम्स जो भी वहाँ पे आप फेस करते हैं उसको भी आप हैंडल करना सीखते हैं।
मुझे बड़े लोगों ने कहा कि तुम अपने बेटे को इतनी छोटी उम्र पे क्यों यूनिवर्सिटी इस वक्त भेज रही हो, मतलब बीए के बाद भेज देना, मास्टर्स के लिए भेज देना, छोटा बहुत है। अच्छा व्यूअर्स, छोटी उम्र पे ट्रैवल करने के भी अपने बड़े बेनिफिट्स हैं। इंसान के अंदर एक जो जिम्मेदारी का एलिमेंट आता है ना, अब हमजा ने ट्रैवलिंग की है तो हमजा ने ट्रैवलिंग की है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़े लोग ट्रैवल इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्होंने जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना होता है, या उन्होंने अपनी तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल करना होता है, या किसी प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना होता है। सो बड़ी दफ़ा ट्रैवलिंग इस वजह से भी होती है। तो मैंने अपने बेटे को इसलिए भेजा क्योंकि मुझे ये था कि 18 साल की उम्र पे जब ये जाके अकेला रहेगा, अपने बिल्स खुद पे करेगा, अपने मामलात खुद देखेगा, तो एक ज़्यादा ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल इंसान बन के आगे निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप घर में होते हैं, और स्पेशली पाकिस्तानी बच्चे, आपको पता है कि हम अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को बड़ा स्पॉइल करते हैं, उनके सारे काम खुद ही करते हैं। तो उनको थोड़ा सा अब देखिए, हमजा 1 साल के बाद जब यूनिवर्सिटी से होके वापस आया, अब तो खैर सेकंड ईयर में है और वो भी अब आधा ऑलमोस्ट निकल ही गया टाइम सेकंड ईयर का। तो जब फर्स्ट ईयर के बाद वापस आया, अपने कपड़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करना, अपनी खाने पीने की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना, कुकिंग भी उसको अब आ गई थी करनी, बहुत सी चीज़ों में अपने बजट को मैनेज करना। पहले ऐसा होता था, पैसे देते थे, 2 मिनट के बाद पूछा कहाँ गए, ख़त्म। अब अपनी चीज़ों को बजट करना, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप में आती है जब आप ट्रैवलिंग करते हैं और जब आप इंडिपेंडेंट अपनी ज़ात के साथ भी वक्त गुजारते हैं। तो व्यूअर्स, ट्रैवलिंग तो आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरी एक फ्रेंड है जो पेरिस गई 1 सेमेस्टर पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में थी, तो वहाँ पे उसको एक ट्रांसफ़र करने का मौका मिला कनाडा में कि वो 1 सेमेस्टर के लिए पेरिस गई। वहाँ पे जाके उसने ना सिर्फ एक जो सेमेस्टर है 4-6 महीने वहाँ पे गुजारे, लेकिन उसने वहाँ पे उधर की ज़बान भी सीखी। तो अब वो उर्दू भी बोल लेती है, अंग्रेज़ी भी बोल लेती है और फ्रेंच भी काफ़ी फ्लुएंटली बोल लेती है, क्योंकि वो वहाँ पे रह रही थी। तो वहाँ पे लोगों से तो ज़बान में कम्युनिकेट भी किया, साथ में सीखा भी, कोर्सेज़ भी लिए, ज़बान भी सीख ली। तो आप ये देखें कि ट्रैवलिंग आपको कितना कुछ सिखाती है। और सच्ची बात बताऊं तो अगर आपने किसी इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानना है तो उस इंसान के साथ ट्रैवल ज़रूर करें। जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हैं तो आप उनकी पर्सनैलिटी की बहुत सी रियलिटीज़ को जानते हैं। कोई किस तरीके से वेटर्स के साथ डील करता है, किस तरीके से अगले इंसान के उठने बैठने का क्या अंदाज़ है, सफाई सुथराई किस तरह से लोग अपनी मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो किसी को जानना है तो ज़रूर ट्रैवल करें। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे हमारी एडवेंचर लविंग शेफ़, ये और इनके हस्बैंड, इनको बहुत शौक़ है, अक्सर एडवेंचर्स पे निकल जाते हैं और ट्रैवलिंग का इनको एज अ फैमिली बड़ा शौक़ है। तो शेफ़ सैयदा नूर हैदर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम बात करें ट्रैवलिंग की। आपकी नज़र में ट्रैवलिंग या सफ़र करना किसी भी फैमिली के लिए, किसी इंसान के लिए क्या ज़रूरी है या बहुत लग्जरी है? बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी भी है, आप इंजॉयमेंट भी करते हो और आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हो। अगर आप बच्चों के साथ, बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हो, बच्चे भी हैं साथ आपके, डेफिनेटली बच्चे तो होते हैं, उनको बहुत ऐसी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। जैसे आपने कहा बजट, जैसे आपने कहा कि खाने और वहाँ की ज़ुबान और वहाँ के लोग, और ये चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने, तो मेरी बेटी ने तो बहुत सीखा, क्योंकि हमने पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ट्रैवल किया है और बहुत ही इंजॉय किया और बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका और मिला। देखिए बॉन्डिंग का ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप इस तरीके से ट्रैवल करते हो। एक तो आप नए लोगों को जानते हो, नए कल्चर्स के बारे में जानते हो, आपके अंदर एक टॉलरेंस और बर्दाश्त तो आती है। लेकिन जब आप एज अ फैमिली या एज अ ग्रुप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, फ्रेंड्स भी, तो ये आपको ज़्यादा करीब करता है। देखिए, ज़िंदगी की अफरा तफरी में घरों में बैठे हुए तो हमें वक्त ही नहीं मिलता, राइट? और घर में अगर वक्त मिलता भी है तो क्या कर लेते हैं, ज़्यादातर स्क्रीन पे कोई चीज़ देख लेते हैं, टीवी पे कोई चीज़ देख ली साथ, या बैठ के खाना साथ खा लिया। जब आप ट्रैवल करते हो साथ, तो आपका उठना बैठना हर चीज़ साथ साथ होती है। बिल्कुल। तो उसमें एक और जो कुर्बत और एक और जो क्लोजनेस होती है, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और बहुत एंजॉय किया। और पाकिस्तान हमारा इतना खूबसूरत है, मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले ना और पाकिस्तान को देखना चाहिए, पाकिस्तान को ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन जब भी ट्रैवल करें, जहाँ पे भी ट्रैवल करें, तैयारी के साथ। इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि तैयारी के साथ ट्रैवल करना कितना ज़रूरी है? देखिए, हम तो जब भी जाते हैं और तैयारी पूरी होती है कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पूछते हैं गर्म कपड़े, गर्म चीज़ें, देखें मेडिसन, कि आपको कोई बुखार हो जाता है, कोई नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो आप बाहर तो नहीं भागेंगे एकदम। आपके पास अपनी हर चीज़ होनी चाहिए। और क्या कहते हैं कि ताकि आप कोई आपको मतलब कोई परेशानी ना हो, प्रॉब्लम। हम तो बच्चों के साथ जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हसन और नूर के जो पीडियाट्रिशियन हैं
उनको मैं हमेशा बता के जाती हूँ कि डॉक्टर साहब अगर मेरी आपको इस तरह रैंडमली कोई कॉल आ रही हो तो प्लीज़ याद रखिएगा कि नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो हो सकता है कि मैं आपको मौके पे कॉल करूँ। क्यों? मैं तो इस लेवल की तैयारी के साथ निकलती हूँ। बच्चों की अलहदा दवाइयों की एक किट बना के निकलती हूँ, अपनी अलहदा एक जैसे कि पेन किलर्स हो गए, ज़ुकाम खांसी एलर्जी की दवाइयाँ, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें, कुछ डिटॉल शिटॉल इस तरह की चीज़ें, कुछ एक पाउच फर्स्ट एड की किट अपनी भी, एक बच्चों की भी। अच्छा, उसके अलावा स्नैक्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें मैं ज़रूर लेके जाती हूँ जो इमीडिएटली अर्जेंटली भी अगर सिर्फ पानी में या माइक्रोवेव में बनानी हो तो वो ऑप्शन भी हो, और उसके साथ साथ स्नैक्स भी लेके जाती हूँ। बिल्कुल, हम भी यही करते कुछ हैं। पता नहीं होता ना कि मौके पे वहाँ पे मिले चीज़ ना मिले, बच्चे ना खाएं, क्या करें। बेडशीट्स भी हम मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अपनी हम बेडशीट्स लेके जाते हैं कि हम जाके ना अपना वो उसके ऊपर बेडशीट बिछा लेते हैं ना, तो ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम भी यही करते हैं। और जैसे कि अगर किसी होटल वगैरह जिसका पता है उसकी तो एक मुख्तलिफ बात होती है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कहा हम किसी गेस्ट हाउस में जाके ठहर रहे हैं या कोई ऐसी जगह रेंट की है, तो हम फिर टॉवल्स और अपने साथ अपनी चादरें भी लेके जाते हैं। हम भी यही करते हैं। होता ये है कि देखिए जितनी बेहतर तैयारी के साथ जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा टाइम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी कम तैयारी के साथ निकलेंगे, मुझे याद है कि एक दफ़ा इसी तरह हम लोगों ने कहा कि चलो चलते मैं कराची में रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी, बच्चों को लेके हमने सोचा कि हम जैसे ही ट्रांसमिशन से फ्री होंगी लाहौर आऊँगी, या लाहौर की जगह मैं कराची से डायरेक्ट इस्लामाबाद ट्रैवल कर लेती हूँ और बच्चों को लेके फैसल इस्लामाबाद आएंगे, एयरपोर्ट से पिक करके हम ऊपर चले जाएंगे अप नॉर्थ। अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी और मैंने बच्चों की खुद पैकिंग नहीं की और चीज़ें नहीं की, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बच्चों के थर्मल नहीं आए, अब सर्दी थी, सर्दी थी, ये लास्ट ईयर की बात है, तो अब सर्दी थी। आपको पता है लास्ट ईयर तो मतलब अब इस साल भी आप अगर रमज़ान का देखें तो मतलब अगर अप नॉर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मौसम तो ठंडा है, मौसम ठंडा है, बिल्कुल सही, मौसम ठंडा है। सो जब हम लोग भी मार्च में गए तो इट वाज वेरी कोल्ड, बच्चों की थर्मल की चीज़ें नहीं थी। अच्छा, फिर उस वक्त निकले बाहर के बाज़ारों में कहीं कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए, फिर ऑब्वियसली जो चीज़ आपको आदत है खरीदने की वो उसकी क्वालिटी तो नहीं मैच करती ना, लेकिन फिर गुजारा आपको बता नहीं सकती, वो पूरी ट्रिप में चीज़ें ही पूरी करती रही। जी। बार बार मैं बाजार में जाऊँ, कभी मरी बाजार में उतरूँ, कभी नथियाली के बाजार में जाएं, कभी यहाँ जाएं, कभी वहाँ जाए, बच्चों की चीज़ें पूरी हो और फिर एंड में वही हुआ कि अगले दिन मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा, वहाँ से चीज़ें उठाई और फिर मैं वापस लेके आई। तो बात यह है कि तैयारी के साथ अगर निकलें बिल्कुल तो आप इंजॉय भी करते हैं। और अब जैसे छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो एक छोटी सी इस तरह की मेरे पास 2-3 अंगीठियाँ हैं जो कभी घर पे गेट टुगेदर हो या कोई चीज़ हो, सर्दियाँ हो, तो हम लोग अंगीठी जैसी और उसका नीचे स्टैंड है, तो वो अंगीठी हमने साथ पैक करके हमेशा लेके निकल पड़ते हैं। क्योंकि देखिए किसी की गेस्ट हाउस वगैरह जगह पे भी आप जाए, उनकी ज़मीन पे या घास पे आप अगर बॉनफायर जलाते हैं तो उनकी जगह ख़राब होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये भी ख्याल करना है कि जब आप ट्रैवल करके किसी जगह जाए तो उस जगह का भी ख्याल करें, कूड़ा ना फेंके, गंद बला ना फेंके। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जिस जगह को जब उस जगह को छोड़ के जाए तो उसको जिस हालत में पाया था उससे बेहतर छोड़ के जाए, उससे बदतर हालत में ना छोड़ के जाए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अच्छा, हम लोग जब गए स्कर्दू गए तो आपको पता है 10 आवर्स की हम लोग ट्रैवलिंग मतलब ड्राइव करते थे कि हमने यहाँ से निकले हैं, और चाय समटाइम होता ये है कि आपको चाय का थोड़ी ज़रा एडिक्शन होती है, तो मेरी जो जेठानी है उन्होंने स्टोव रखा और दूध और सारी चीज़ें रखी, जहाँ रुकते वहीं चाय बनाते और स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे, और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। बिल्कुल। सो बात यह है कि देखें प्रिपेयर्ड ट्रैवलिंग भी होती है, अनप्रिपेयर्ड भी होती है, लास्ट मिनट के भी एडवेंचर्स होते हैं। ट्रैवलिंग ज़रूर करें, हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है, और इसी पे हम आगे जाके बात करेंगे। और किस तरह से अगर आपने ट्रैवलिंग प्लान करनी है तो तैयारी के साथ कैसे निकलना चाहिए उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एंड ऑफ कोर्स ब्रेक से वापस आएंगे तो शेफ़ नूर के किचन में मुलाकात होगी आपसे। आज हमने ट्रिब्यूट पेश करना है एक बहुत ही बेहतरीन रिनाउन पोइट एंड नात को, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब को। अब मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का नाम हर कोई जानता है, एक बेहतरीन आप पोइट भी थे, बहुत बेहतरीन नात ख्वां भी थे। 23 दिसंबर 1933 को आप मेरठ में पैदा हुए इन इंडिया। आपका असल नाम, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त तो पाकिस्तान था ही नहीं, आपका असल नाम मोहम्मद शरीफुद्दीन अहमद था। आपने हम्द, नात और इस्लामी शरिया में अपनी एक मुनफरिद मकाम भी बनाया और अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया। अगर आपके मशहूर कलाम की बात करें तो वही खुदा है, ए खुदा ए खुदा। आपकी मशहूर नात तू कुजा मन कुजा, जो आज भी बहुत पसंद की जाती है। आपको बेहतरीन नात को होने पे, नात को शायर होने पे, नात को मतलब नात ख्वान होने पे PTV अवार्ड से भी नवाजा गया। आपको गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आपकी डेथ आज के दिन 28 जनवरी
2011 में हुई। हम मुज़फ़्फ़र वारसी साहब को याद भी कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ नूर के किचन में मुलाकात होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आई होप दैट एवरीवन इज़ डूइंग वेल। हमने ट्रैवलिंग की बात की, तो ट्रैवलिंग में एक तो बहुत ही मज़े की चीज़ जो होती है वो ये होती है कि डिफरेंट जगहों के खाने आपको ट्राई करने का मौका मिलता है। तो कौन सी यूनिक डिशेस आज तक मैंने और शेफ़ नूर ने ट्राई की हैं ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आज हम क्या बना रहे हैं शेफ़ नूर? जी, आज हम बना रहे हैं जी स्मोकी योगर्ट चिकन, धुआं दही चिकन। धुआं दही चिकन, और इसको हमने बनाना है बेसिकली। अच्छा, ये धुआं दही चिकन क्या है? ये ग्रेवी वाला, ये किस किस्म की? ग्रेवी वाला है, रोटी के साथ हम सर्व कर सकते हैं इसको, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं जिनको पसंद है। इसको जी हमने मैरिनेट किया हुआ है, और मैरिनेट किया हुआ मैरिनेशन से अब निकाल लिया हमने। इसको हम फ्राई करेंगे, और जब फ्राई हो जाएगा तो उसी में फ्लिप कर देंगे दूसरी साइड से, और जो हमारी मैरिनेशन है वो डाल के 1 कप पानी डाल के इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे कि चिकन गल जाए और मसाला हमारा ऑयल छोड़ने लगे। और उसके बाद हम इसको डिश में लेयर लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर दही की लेयर लगेगी, और उसके ऊपर हमारा जो है कोयले की स्मोक हो जाएगी। अच्छा, और तड़का लगेगा ऊपर के? नहीं, तड़का बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ें, अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ, मैं तब तक आपकी चिकन की फ्राइंग की तरफ बढ़ती हूँ। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। हाँ, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें है जी स्मोकी योगर्ट चिकन। मोर का गोश्त है चाहिए हमें 1.5 किलो, टमाटर हमें चाहिए 3 से 4 अदद, दही हमें चाहिए 1.5 कप, और दही हमने 2 जगह यूज़ करना है, 1.5 कप एक जगह और 1.5 कप एक जगह। नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, तेल 1 कप, साबुत धनिया। ये जो मसाला हम रोस्ट करेंगे ये उसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ। साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच है, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है, गोल सुरख मिर्च 5 से 6 अदद है, दालचीनी 2 स्टिक हैं, काली मिर्च साबुत 15 से 20 दाने हैं, सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद हैं, लौंग 6 से 7 अदद हैं। इन सबको हमने रोस्ट करना है, और रोस्ट करके और फिर हमने इसको जो ही इसकी खुशबू आने लगे इसको ठंडा करके इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, और इस मसाले को भी हम इसी में यूज़ करेंगे। फ्राई प्याज चाहिए हमें 1 कप, हरा धनिया 1 कप, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, और फिर 2 से 3 प्याज जो चाहिए हमें, उसके ऊपर हमने गार्निशिंग के लिए हमें ये चाहिए, और लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच। सबसे पहले जो हमने 1.5 कप दही लेना है, और दही में हमने उसको जो है विस्क किया, और उसमें हमने नमक मिर्च हल्दी और रोस्ट मसाले हमारे, और जो हमने रोस्ट करके ग्राइंड किए हुए वो, और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के हमने इसको मिक्स किया, और फ्राई प्याज को जो है फ्राई करके उसको क्रश कर लें या ग्राइंड कर लें, वो भी आपने मैरिनेशन में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके चिकन डाल देना है, और ओवरनाइट के लिए आपने इसको मैरिनेट कर देना है। फिर आपने जिसमें हमने ऑयल फ्राई किया था उसी प्याज में आपने उसको गर्म करना है ऑयल को, और उसके बाद वो जो चिकन है मैरिनेशन से निकाल के, और अब हम चिकन को जो है वो फ्राई करेंगे, और जब चिकन दोनों तरफ से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारी मैरिनेशन है वो डाल देंगे, और 1 कप पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। जब चिकन गल जाएगा और मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा तो इसको हम डिश आउट करेंगे, और डिश आउट करके इसके ऊपर हम दही में ज़ीरा पिसा हुआ और थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक डाल के मिक्स करके उसकी लेयर लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर रिंग रखेंगे अनियन के, और उसके बाद हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डालेंगे, और कोयले की स्मोक दे के हम इसको, और फिर हम सर्व कर देंगे रोटी के साथ, चावल के साथ, और वैसे भी खा सकते हैं आप रूखा भी। अच्छा, अब सवाल ये है कि देखिए चिकन पूरा डालूं या इतना डालूं कि वो एक साइड हो जाए फिर दूसरी साइड? नहीं, डाल दें, सारा डाल दें। सारा ही डाल दूं? हाँ जी, सारा डाल। ठीक है, बट मैं 1-1 पीस करके डाल रही हूँ ताकि फ्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक तरीके से फ्राई हो जाए, उसके बाद फिर बाकी ये अभी श्रिंक होगा चिकन हमारा, तो फिर वो जगह भी बन जाएगी हमारी इसमें। बिल्कुल, क्योंकि चिकन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी का कंटेंट तो होता है। अच्छा, मज़े की चीज़ें या डिफरेंट चीज़ों की अगर बात करें तो सबसे डिफरेंट चीज़ जो आपने ट्रैवल करते हुए ट्राई की हो कभी? मुझे हुंजा के खाने बहुत अच्छे लगे। मिर्चें भी बहुत कम थी, बल्कि एक मुझे अब उसका नाम भूल गया, लेकिन मुझे याद है था क्या कि वो रोटी हमने वो क्या करना है कि दही लेनी है और क्रीम लेनी है, उसको मिक्स करना है, उसमें सब्ज़ मिर्च, प्याज और नमक, काली मिर्च, और रोटी को पका के उसके पीसेस करके हमने उसके बीच में डाल देना है। अब ये देखें, जो एक्स्ट्रा मसाला था वो भी मैंने जो अपने मसाला मिक्स करके रखा है ना, उसी के अंदर डाल दिया, क्योंकि सारा एक्चुअली फ्लेवर तो चिकन का उसी के अंदर
गया हुआ था। सो इस वजह से जो हमने यहाँ पे मसाले की मिक्सिंग की है ना, उस पर मैंने बाकी का उसका लिक्विड भी डाल दिया है। बिल्कुल। हाँ जी। सो वो क्या चीज़ थी एग्जैक्टली? वो उसका मुझे नाम मीठी बिल्कुल थी, भूल गई। नमकीन? नहीं नमकीन थी वो। उन्होंने हमने उसको डिनर में खाया था और उसमें फिर मैंने पूछ लिया था उससे और शेफ से भी, और मेरी एक आदत है, मुझे कोई खाना अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर उसके बारे में ज़रूर पूछती भी हूँ और वो बता भी देते हैं। मज़े की बात वो था दही, और मैंने एक दफ़ा ट्राई भी किया था घर आके। दही थी बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं कर्ड योगर्ट, और उसमें क्रीम मिक्स थी, उसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और प्याज, और उसमें था नमक और काली मिर्च, और रोटी को पका के उसको ठंडा करके उसको तोड़ के उसके बीच में डाला हुआ था। इंटरेस्टिंग, ऑलमोस्ट लाइक अ रोटी की चाट। हाँ जी, बहुत मजे मतलब की रोटी थी। का कोई रोटी के दही बड़े टाइप कोई जी, दही वो वाली उनका रोटी। जो वो बहुत फेमस बाजार है ना, वहाँ पे अच्छा, मैं नहीं हमजा गई में। उस साइड पे ना। अच्छा, आप और नहीं मुझे गई? बहुत शौक है और जाने वहीं में। पे खानों का वो है, और बहुत मजे का तो जो नारायण का है। गान एक दफ़ा गई थी, बट वो लिटरली जो है ना, वो अनप्लैंड एक एडवेंचर था। हम लोग बैठे हुए थे सारे, तो हम सारी जो गर्ल्स थी टीम के, हमने सोचा यार कोई प्लान बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो ये कब की बात है? ये कोई ऑलमोस्ट 6-7 साल की बात नहीं, हसन, हाँ, 7 साल पुरानी बात है। एंड आई रिमेंबर इसी तरह सोचा कि यार चलते हैं। अनप्लैंड इन जगहों पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको रहने की जगह नहीं मिलती। रहने की जगह मिल जाए तो अपने हिसाब की नहीं मिलती, फिर आपको बजट्स और चीज़ों का कोई आइडिया नहीं होता। तो अनप्लैंड बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वो मेरा एक ट्रिप था जो हमने वैसे ही सोचा कि यार गाड़ी है, चलो निकल जाते हैं। मेरे पास उस वक्त बड़ी वाली जीप गाड़ी थी, अभी भी खैर जीप है, बट उस वक्त गाड़ी ज़रा ज़्यादा बड़ी थी। तो उसके अंदर हम लोग घुसे सारी गर्ल्स, और ड्राइवर के साथ निकल गया। अच्छा, वहाँ पे जाके क्या हुआ कि गाड़ी में इशू आ गया, इंजन में इशू आ गया। पानी का वो जो होता है, वो पानी, वो क्या होता है, वो रेडिएटर, वो लीक कर गया। लो जी, बेड़ा ही गर्क हो गया। अब आप उधर पहुंचे हुए अपनी गाड़ी लेके, और आपको समझ नहीं आ रही है कि आप क्या करें। ना आपका मैकेनिक, ना आपका कोई संभालने वाला। ऊपर से मेरा मियाँ लाहौर में बैठा हुआ मुझे कह रहा है कि मतलब ये क्या सूझी थी तुम्हें? मैंने कहा जो सूझी थी वो तो अब आप रहने दें, मुझे बताएं इस मसले से मैं निकलूं कैसे। तो ऑब्वियसली वो बेचारा, ही डिड व्हाटएवर ही कुड डू। अच्छा, वहाँ पहुँच के जगह ना मिले, जिधर जाएं कोई जगह ही ना मिले। गर्मियाँ थी और सब पैक्ड। अच्छा, मैंने सोचा यार इतनी दूर को, मतलब ऑब्वियसली क्या मसला होगा, कुछ नहीं मिल रहा था। हमने तो बुकिंग और हाँ, फंस भी गए थे एक दफा। स्टिल रिमेंबर कि हम जा रहे थे और रास्ते में हम ट्रैफिक में फंस। अच्छा, अब कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम्स होते हैं। उस वक्त नहीं था आइडिया, अब तो बहुत क्लियर हो गई है पिछले कुछ सालों में, बट पहले तो ये भी क्लैरिटी नहीं थी। एंड आई कांट टेल यू कि हम इतना तंग हुए, वो सारी ट्रिप हम अपने मसले ही हल करते हुए गुजार दी। तो मज़ा तो नहीं आया, मज़ा बिल्कुल नहीं आया। हम लोग तो बुकिंग, गाड़ी, सारा उसका टायर, इंजन, यही तो तरीका है एक्चुअली ट्रैवल करने का। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ट्रैवल करने का एक तरीका होता है, ट्रैवल की भी कुछ तकाजे होते हैं, सिर्फ बुकिंग नहीं होती। ये भी आपने अपनी, और ऑल्सो अपना बजट भी देखना है, बजट भी, सब कुछ। बड़ी दफा लोग निकल जाते हैं ये सोच के कि यार हम जा रहे हैं, इट्स ओके, खैर है, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। यूज एक बात याद रखें, अगर आपने बजट 50,000 रखा है ना अपनी ट्रिप का, तो ऊपर से 20,000 अपने पास जेब में रख के लेके जाएं हमेशा, क्योंकि खर्चा अक्सर ऊपर चला जाता है। और अल्लाह ना करे, जिस तरह मैंने गाड़ी वाला आपको इशू बताया, अब मतलब ऑब्वियसली गाड़ी आपने ठीक करवानी है, उसका कोई 200-500 का तो खर्चा नहीं होना, हजारों का खर्चा है। अब आप एक बजट लेके गए तो हमेशा ओवर बजट जेब में पैसे लेके जाएं। ना यूज हो इट्स ओके, लेकिन एक्स्ट्रा लेके जाने चाहिए। बड़ी दफा ये होता है कि ऐसी जगहों पे एटीएम ना चल रहा हो, बैंक की आपको एक्सेस ना मिले, मतलब बंदा अपना फॉर एग्जांपल वो नहीं लेके जाता, अपनी चेकबुक नहीं आप लेके जाते, तो ये सब चीजों का ख्याल करना होता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफा भी हमने ट्रैवल किया, वो आपके हस्बैंड की तैयारी होती है, आप उसका क्रेडिट ज्यादा ना लेने की कोशिश करें। और मेरा ये होता है कि मैंने ना सदका करके जाना है, इसके अलावा मैंने नहीं जाना। नहीं, वो तो खैर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। वो ये मैंने ना लाजमी, मेरे हस्बैंड कहेंगे अभी तो बकरा किया था, मैंने कहा नहीं अब फिर करें। मुझे ये होता है कि खैरियत से जाएं और खैरियत से खैर से बंदा जाए और खैर से आए। हाँ जी, ये बड़ी एक बड़ी खूबसूरत जगह है, शायद आपने नाम सुना होगा, मेस। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम गए थे, हमने सारे मेस कराए थे और हमें बहुत इकोनॉमिकल भी पड़ा और हमें जो है खाना भी बहुत, हाँ जी, आर्मी मेस वगैरह।
एक बुंजी है, बुंजी मेस। वहाँ पे वापसी पे हम लोग जब आए हैं वहाँ से हुंजा से, हाँ। तो वहाँ रुके हैं बुंजी। आप सोच नहीं सकते वो खूबसूरत मेस है, कभी आपको मौका मिला तो जरूर जाइएगा। उसका नाम बुंजी है, बुंजी, ठीक जगह है। का नाम। हाँ, ठीक है। वहाँ पे जो मेस है, और लगा था कि जंगल में इन्होंने मंगल बनाया हुआ। वाओ, इतना खूबसूरत लग रहा था। हम कह रहे थे हम कहाँ जा रहे हैं, जंगल में हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब हम गए, वो इतनी खूबसूरत जगह है। मैं सबको कहूँगी कि अगर किसी को मौका मिले तो बुंजी ज़रूर जाइएगा। इसी यही तो बात है ना व्यूअर्स, जैसे अभी बात करते करते एक डिस्कशन का पॉइंट भी बनता है। हाँ ये जी। जब आप ट्रैवल करते हो तो एक डिस्कशन का पॉइंट मिलता है। देखो आपस में हम कितनी बातें कर लेंगे, हाँ जी सास ने ये कर दिया, नंद ने ये कर दिया, बहन के साथ लड़ाई हो गई, मियाँ ने ये कर दिया। जिंदगी में इन चीजों के ताल्लुकात के अलावा भी कॉन्वर्सेशन हो सकती है। बिल्कुल हो सकती अब है। अगर आप एक वेल ट्रैवल्ड इंसान है तो बैठे हुए हैं और आपस में सारे अक्सर ऐसा होता है कि लोग बैठे होते हैं और कहते हैं यार बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। बात करने के लिए इसलिए नहीं है कुछ, क्योंकि आपके पास मेमोरीज नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है। अगर आप अपनी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को अपनी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना शुरू कर दे तो आप एक ज्यादा, देखें मुस्तंसर हुसैन ताड़ साहब को देखें, हमारी मीडिया पर्सनैलिटी, लेकिन कितने वेल ट्रैवल। और ट्रैवल मतलब ओरिजिनल ट्रैवल ब्लॉगर या व्लॉगर की अगर आप बात करें तो वो तो एक्चुअली मुस्तंसर हुसैन ताड़ साहब है। उन्होंने कितने ट्रैवलॉग्स वगैरह भी लिखे और डिटेल में एक्सप्लेन किया, एक तो फनी एडवेंचर्स भी और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बिल्कुल। सो द फैक्ट इज, देखिए ट्रैवलिंग तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि हर बंदा जो है उसको एंजॉय भी करता है और ट्रैवल करना भी चाहिए, लेकिन ट्रैवल करने का तरीका असल में क्या होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, एक दो दफा एक्सपीरियंस बुरा होता है क्योंकि तैयारी से नहीं निकलते, मतलब जब निकलते हैं तो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ नहीं निकलते। वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि यार हम लोगों को तो ट्रैवलिंग सूट ही नहीं करती। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ट्रैवलिंग नहीं सूट करती। आई डिसएग्री विद दैट। हम वैसे तो मरी नथिया गली तो जाते रहते थे, लेकिन 2000 हमने 14 से जो है एडवेंचर्स पे हाँ जाना जी, शुरू किया हाँ है। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया और पूरा पाकिस्तान देख लिया है, और कोई ख्वाहिश नहीं रही कि हमने ये नहीं किया या हमने देखा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, बड़े अच्छे लोगों के साथ भी ट्रैवल किया, फैमिली के साथ भी किया। और देखिए ना, वो एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है कि आप, आपके हस्बैंड और आपकी बेटी, वो एक मुख्तलिफ ट्रैवलिंग है। आप एक फैमिली ग्रुप में गए, वो एक मुख्तलिफ ट्रैवलिंग है। आपने अकेले ट्रैवल किया अपने किसी काम के लिए, किसी कोई और चीज के लिए, या अदरवाइज वैसी फ्रेंड्स के, वो एक मुख्तलिफ ट्रैवलिंग है। लेकिन जब आप अपनी फैमिली, जैसे कि अपने मतलब जिठानी, देवरानी, देवर, शेवर, ये वो अलग है। और अगेन बॉन्डिंग एक्सपीरियंस ना। देखिए व्यूअर्स, अक्सर ऐसा होता है कि ताल्लुकात लोगों के आपस में ठीक नहीं होते, चीजें ऊंच नीच होती हैं और लोग ट्रैवल करते हैं और वापस आते हैं और ताल्लुक टोटली चेंज हो चुका होता है। कभी कभी थोड़ा सा साथ वक्त गुजारना, मसला ये हो गया कि अब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ वक्त मिलता है, वरना पहले तो जिस तरह हम किचन में खड़े होकर गप्पे लगा रहे हैं, साथ में खाना बना रहे हैं, ऐसे ही सिस्टम्स होते थे। घर में माँ जो है वो सब्जियां काट रही है, बच्चे अपने काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और आपस में गप्पे लग रही हैं, मजाक हो रहे हैं। अब तो डिवाइस और गैजेट से कोई निकलता ही नहीं है। ट्रैवलिंग पे ये होता है कि अगर वाईफाई वगैरह की, अब तो खैर वाईफाई वगैरह की भी इतनी एक्सेस हो गई है कि लोग उसमें भी इजी हो जाते हैं। लेकिन खैर अब हमें जाना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जब हमने वापस आना है तो हमने वैस्कुलर सिस्टम और एंडोवैस्कुलर सिस्टम पे बात करनी है। बड़ी मैंने इस पर रिसर्च की है कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर का तो हमने सुना हुआ है हार्ट से रिलेटेड, लेकिन वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर क्या है। और हमारे साथ आज एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी है, उनसे हमने बात भी करनी है। लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको इतना टीजर जरूर दे देती हूँ कि यहाँ पे हम चिकन का वेट करेंगे थोड़ा पानी ड्राई अप हो जाए। जैसे ही उसका पानी ड्राई हो जाएगा उसको हल्का सा फ्राई करेंगे उसके ऑयल में। उसके बाद ये जो मसाला तैयार किया है व्यूअर्स, ये देखें हम, ये मसाला तैयार किया है, ये मसाला सारा का सारा इसके अंदर जाएगा। इसको थोड़ा सा लिटरली 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाला कुक हो जाए। ऊपर से फिर आपने जिस तरह से कहा उसको सर्व कर देंगे। तो हम चलते हैं। ये व्यूअर्स बड़ी क्विक रेसिपी है, बेसिकली जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो चिकन भी आप सोचेंगे जैसे कुक हो चुकी होगी। ऑलरेडी चिकन ऑलमोस्ट कुक्ड है, फ्राइड होगी, थोड़ा सा उसके अंदर कलर आएगा, वो जाएगा एंड डन। बिल्कुल वन ऑफ दोज रेसिपीज जो आप चढ़ा के आराम से अपने बाकी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, साथ हम मिंट रायता और सैलेड सर्व करते हैं। अमेजिंग। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है हमेशा कोशिश होती है कि इंटरेस्टिंग और ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करें जिनके बारे में शायद पहले बात नहीं हुई या इतनी बात नहीं होती। अब हम अक्सर कार्डियोवैस्कुलर तो बात करते हैं,
लेकिन वैस्कुलर पे कभी बात नहीं की। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े बड़े अंग्रेजी के मुश्किल मुश्किल से वर्ड्स बोल रही हूँ, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम है, ऑर्गन्स भी हैं जैसे गुर्दे, फेफड़े, पेट वगैरह। देन खून भी हमारी रगों में दौड़ता है, और वो जो रगों में दौड़ता है वो वेन्स होती हैं। फिर हर ऑर्गन के अपने सिस्टम्स हैं। तो जिस्म तो बड़ा, मतलब दिमाग की अगर बात करना शुरू कर दें तो हम तो अपने दिमाग का शायद 10% हिस्सा भी नहीं इस्तेमाल करते जब हम डे टू डे लाइफ की बात करें या अपनी ज़िंदगी के एंड तक। सो द पॉइंट इज़, जिस्म को हम अभी भी समझ रहे हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन जब कोई बीमारी या कोई ऐसा इशू होता है जिसका सिरा नहीं मिल रहा होता तो इंसान बहुत परेशान भी होता है, और फिर अक्सर गलत ट्रीटमेंट्स की तरफ भी चला जाता है क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल इस प्रोग्राम का, स्पेशली जब हम अपने डॉक्टर्स के सेगमेंट्स करते हैं, वो ये होता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपको वो आगाही दी जाए जो आपके पास नहीं थी, ताकि आप सही बंदे के पास पहुंच जाएं। तो आज हमारे साथ एक US ट्रेंड वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन है जो पाकिस्तान वापस, लाहौर वापस आ गए हैं अब 18 साल के बाद। वैसे ही हम ऐसे लोगों को बुला के ज़्यादा खुश होते हैं कि जो गए ठीक है लेकिन वापस आ गए, वो सबसे ठीक काम किया। सो अपने मुल्क को सर्व करने के लिए वापस आ गए हैं डॉक्टर हबीब खान, कंसल्टेंट वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मतलब आते जाते रहेंगे, ये नहीं कह रही कि पक्के हैं यहाँ पे, आते जाते तो रहेंगे ना। लाहौर में, पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम पक्के आ गए, आपके प्रोग्राम में आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम में आते जाते रहेंगे, ये वादा है ना। हाँ। जी इंशाल्लाह। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक्चुअली सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि एक बंदा जब बाहर रहता है एज अ डॉक्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल, वापस क्यों आए? नहीं, ये क्योंकि ये देखने वाले भी पूछ रहे होंगे, बिल्कुल। अच्छा भला बंदा 18 साल से बैठा हुआ था बाहर, वापस क्यों आ गया? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। दूसरा, ये सवाल हमसे तकरीबन 70% 80% लोग पूछते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी पूछते हैं। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो एक इमोशनल कंपोनेंट है उसका कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जिसे आप कहते हैं जम पल यहाँ का है, हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, पेरेंट्स। तो एक तो ये रीज़न थी। दूसरी ये कि जैसे आपने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि जो वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जरी है, ये अमेरिका में या वेस्ट में तो बड़ी एस्टैब्लिश्ड एक फ़ील्ड है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो वहाँ पे अक्सर हमारे डॉक्टर जो साहब, आप शायद पहले वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन हमारे प्रोग्राम पे आए हैं। मुलाकात एक तो दफ़ा जी। मेरी हो चुकी है जी वैस्कुलर सर्जन से, लेकिन प्रोग्राम पे आप सोचे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए मुझे मॉर्निंग शो करते हुए, और पहली दफ़ा आ रहे क्योंकि नहीं हुए, पाकिस्तान में है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये जो US के अंदर ट्रेनिंग है, दैट एक्चुअली इज़ द ओनली ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड जो वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर को कंबाइन करती है। तो वैस्कुलर, जिस तरह अगर आप अब वैस्कुलर क्या है और एंडोवैस्कुलर जी वो मैं क्या आपको है? बताता हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट क्या इंग्लैंड से भी अगर अपनी ट्रेनिंग ले लें तो वैस्कुलर सर्जन्स वो होते हैं जो कि ऑपरेशंस करते हैं, कि सर्जन्स हैं, कट्स लगा के करते हैं। और एंडोवैस्कुलर वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे कार्डियोलॉजी के कॉलीग्स या इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वाले करते हैं। लेकिन जो US के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिवाइस ही ऐसे किए हैं जिसमें वो दोनों की ट्रेनिंग आपको देते हैं। सो सबसे पहले जो आपका सवाल था, वैस्कुलर सर्जन ये होता है जो आपकी, जिस तरह हमारी शहरों में या मुल्क में एक सड़कें हैं, इस तरह हमारे जिस्म के अंदर भी सड़कें हैं, जो नालियाँ हैं जिनको आप कह लें खून की, बिकॉज ब्लड इज़ लाइफ, लाइक खून इज़ ज़िंदगी। जहाँ पे भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हर चीज़ ब्लड के ज़रिए जाती है। तो उन नालियों या उन सड़कों के ज़रिए टांगों में, हाथों में, हार्ट, किडनीज़, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे ब्लड वेसल्स जाती हैं वहाँ पे वैस्कुलर सर्जन्स की ज़रूरत है। हमने बड़ी दफ़ा बात की हुई है वेरिकोज वेन्स की, ये भी आपके एरिया में जी आएगा? बिल्कुल। बेसिकली डॉक्टर साहब, आई गेस ये भी आपने आज हमें समझा के जाना है कि आपके पास कौन आए। जी। आप समझ रहे हैं ना, जी, क्योंकि जी। अक्सर ऐसा होता है कि पेट का मसला होता है तो पहुंच जाते हैं दिल के डॉक्टर का, जी। दिल का मसला होता है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। नहीं, वो जो आपने बात की और थी स्टार्ट में, गलत दवाई गलत बंदा लिख के दे रहे हैं, क्योंकि आपको वो जो कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जनरल प्रैक्टिशनर है ही नहीं। जी सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं अपने बिल्कुल एरिया ऐसे। में। हाँ जी, बिल्कुल अब ऐसे। किधर कोल जाओ, पहले तो बाहर तो सबसे पहले आपको जीपी देखता है और बताता है कि भाई हुन तुसी इत्थे वो जाओ। रेफ़र करते हैं अप्रोप्रिएट जगह पे। हाँ जी, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही। तो एसेंशली अगर आप पूछें कि एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँ कि वैस्कुलर के पास कौन सा आए, तो हार्ट के अंदर जो नालियाँ हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट डील करते हैं। एनीथिंग आउटसाइड ऑफ दैट, एओर्टा, टांगों की ब्लड वेसल्स, आर्म्स की ब्लड वेसल्स, वेरिकोज वेन्स, हर ब्लड वेसल जो
बॉडी के अंदर है उसको हम ट्रीट करते हैं, जो वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर वाले हैं, आप हार्ट इस के तरफ- अलावा। आप इस तरफ क्यों आए? ये भी एक स्टोरी है इसके पीछे। वो ये कि जब मैंने किंग एडवर्ड से ग्रेजुएट किया 2005 के अंदर, तो अभी भी इस तरह के हालात हैं कि हमारे पास वैस्कुलर सर्जन्स नहीं हैं, लेकिन उस टाइम तो ना होने के बराबर थे बिल्कुल भी। तो जब मैं अमेरिका में गया, मैंने अपनी एक रिसर्च फेलोशिप की कोलंबिया और कॉर्नेल से। वहाँ पे 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और वहाँ पे मैंने देखी कि इतनी एडवांसमेंट हो गई है, और मिनिमली इन्वेसिव तरीके से इतने बड़े बड़े प्रोसीजर जो हम बुक्स के अंदर पढ़ते थे, वो बगैर किसी इंसिजन या कट के वो फिक्स कर रहे थे वहाँ पे। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि मैं सर्जरी के अंदर इस सब स्पेशलिटी के अंदर ट्रेनिंग लूँ। तो वैस्कुलर के अंदर जहाँ पे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से दर्द होती है टांगों में, ज़ख़म बन जाते हैं जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं। ख़ास तौर पे जो डायबिटिक्स हैं, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, और हमारे पास आपको पता है एक पूरी पैंडेमिक है डायबिटीज़ की। 26% हमारी पॉपुलेशन जो सी है उसको डायबिटीज़ आप क्यों है। इस तरफ आए डॉक्टर साहब? मैं ये पूछूंगी अभी आपसे। मुझे जी। पता है डॉक्टर्स को इतनी आदत है, आपको हमेशा बात एक बात क्या कहती हूँ व्यूअर्स, कि डॉक्टर्स तो वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेजे हुए हैं हमें शिफा देने के लिए। ये मेरी एक हमेशा, देखिए नबियों की सिफ्त है। हज़रत जी, ईसा जो जी, है जी, वो जी। हाथ लगाते थे और कोढ़ वाले बंदे को हील कर देते थे। तो अगर नबी की सिफ्त किसी इंसानों में दी है तो वो डॉक्टरों में दी है। बट आप लोगों की भी तो एक कहानी होती है ना, आप दूसरे इंसानों का ख्याल रखते हैं, तो सबसे पहले तो आप इंसान हैं। तो ये इंसान इस तरफ क्यों आया? उसके बाद देखिए, मैं आई एम नॉट जस्ट जी। रिसर्च वाला, इंफोटेनमेंट वाला बंदा, मुझे ये भी तो जानना है ना कि आपकी कहानी नहीं, क्या है। उसके लिए यही जो मैंने आपको आपके लिए बताया कि मोमेंट क्या थी जब आपने, देखिए हर किसी के लिए मोमेंट होती है, किसी की अल्लाह माफ़ी दे माँ की गुर्दों का मसला है तो वो नेफ्रोलॉजी की तरफ आ गई या गुर्दों के मामलों की तरफ। आपके लिए वो क्या मोमेंट थी जहाँ पे आपने कहा कि यार मैंने ये करना है? क्योंकि अगेन पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। जी, मोमेंट था कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बैठ के ये देखना कि वैस्कुलर सर्जन्स वहाँ पे एक बग़ैर कट के सिर्फ एक सुई के ज़रिए वो प्रोसीजर्स कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में एक तो होते ही नहीं थे, और होते भी थे तो 1.5-2 फुट लंबी इतना लंबा इंसिजन, ये कट। यहाँ से छाती से लेके आपके पेल्विस तक की बड़ी इंसिजन। व्यूअर्स, जिसमें हम अक्सर बात करते हैं की होल सर्जरी, आसान अल्फाज में, वो जो इतना सा एक सुराख करते हैं और अंदर जाते हैं, वो उसी तरह जिस तरह आप जब एंजियोग्राफी करते हैं या जो प्लास्टिक करते हैं तो वो एक जाती है अंदर चीज़ और वो सारा मामला आपका सेट करके बाहर निकल आता है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ये दुरुस्त कहा। एक्चुअली मुझे लगता है कि बाज़ दफ़ा आप क्योंकि पब्लिक इस सेक्टर में ज़्यादा डील करती हैं तो आप ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं। जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और स्टेंट्स हार्ट के लिए होते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, वही सब कुछ हम ब्लड वेसल्स के लिए जिस्म के बाकी हिस्सों में करते हैं बगैर किसी इंसिजन के। सो दैट्स द एंडोवैस्कुलर पार्ट ऑफ वैस्कुलर सर्जरी, ट्रीटिंग ब्लड वेसल्स को ट्रीट करें, ब्लॉकेजेस को बगैर इंसिजन्स के, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट के ज़रिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक ज़रा सा डिफरेंट एंगल लूँगी। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे आपकी इजाज़त से। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब मुझे जिस चीज़ पे आपसे गाइडेंस चाहिए वो ये है, देखिए हम हमेशा बात करते हैं प्रिवेंशन की, ना हो तो सबसे अच्छा है, 100%। सबसे बेहतरीन तो ये है जी। और अगर हो तो अर्ली डिटेक्शन हो, चाहे वो कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, ये 2 चीज़ें हो जाए तो फिर बड़े मसले की तरफ आप जाते ही नहीं हैं। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो वैस्कुलर सिस्टम है, हम कैसे उसकी हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं? पाकिस्तान में सबसे कॉमन क्या मसाइल हैं और दैट वी शुड वॉच आउट फॉर, एंड व्हाट योर मैसेजेस टू द व्यूअर्स? ये होगा ब्रेक के बाद। टीजर भी तो देना होता है ना, वापस भी तो लाने आते हैं व्यूअर को। definitely। तो व्यूअर्स, हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर हबीब खान हैं जो कंसल्टेंट वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन है, यूएस ट्रेन है माशाल्लाह, और 18 साल बाद वापस आए हैं, तो हम इनका फुल फ़ायदा उठा रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ आज द ओनली वैस्कुलर सर्जन, एंडोवैस्कुलर सर्जन इन पाकिस्तान जो यूएस ट्रेंड है। ये एक आपके साथ फैक्ट शेयर कर रही हूँ, ये ज़रा ज़्यादा मेरे ख्याल से हमारे जो बहुत प्यारे भाई हैं ज़रा हम्बल एक्स्ट्रा ही हैं। ही इज़ द ओनली यूएस ट्रेन, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि ये यूएस में ट्रेनिंग होती है और ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की ट्रेनिंग होती है, और पाकिस्तान में
प्रॉपरली ट्रेंड, देखें अगर कोई अपने आप को बुला ले वो एक मुख्तलिफ बात है, बट दिस इज़ द ओनली पर्सन दैट वी हैव इन दिस कंट्री राइट नाउ हु इज़ ट्रेंड इन वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जरी। ठीक है, डॉक्टर हबीब खान। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात की कि सबसे अब 2-3 चीज़ें हैं जो कवर करनी है। आई थिंक अगर हम पहले ये कवर कर लें कि हम अपने वैस्कुलर सिस्टम के अंदर किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें और अगर वो मसला बने तो हस्पताल पहुंच, आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट कि वो इंडिकेशंस क्या है, क्योंकि देखिए डॉक्टर पे पहुंच के तो इलाज तो उसी ने करना है जी। क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में अलर्ट हो ताकि हम सही डॉक्टर के पास पहुंचे? जी, पहली जो आपने बात की वो है प्रिवेंशन के बारे में। हाँ जी। उसके लिए कि अगर आप अपना अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ है तो अपना ब्लड शुगर्स कंट्रोल के अंदर रखें, डेली की आप एक्सरसाइज और वॉक करें, और जो आपकी डाइट है बेसिकली उसके अंदर जो फ़ैट कंटेंट है उसको कम रखें और प्रोटीन को ज़्यादा रखें। अगर ये सब चीज़ें करें तो हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको वैस्कुलर्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज बन जाता है तो सिम्टम्स उसके ये होते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, या आप जो हर दूसरा बंदा जो है कि इस मुल्क तकरीबन हाँ जी हाफ द पॉपुलेशन इज़ देयर, और आपने अगर स्मोकिंग वगैरह की है, आपकी टांगों में कोई दर्द हो या ख़ास तौर पे अगर कोई वूंड बन जाए या ज़ख़म बन जाए जो कि हफ्ते या 10 दिन में ठीक नहीं हुआ, तो फ़ौरन आप वैस्कुलर सर्जन के पास आएँ। क्योंकि एक जो चीज़ मैंने पिछले 3 महीने में यहाँ पे नोटिस की है कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि आपके 3-4 पास जगहों से मैक्सिमम किस चीज़ के पेशेंट आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो हैं जिनको डायबिटिक अल्सर्स या वूंड्स हैं पाँव के अंदर, और उनको लोगों ने रेकमेंड कर दिया कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एंडोवैस्कुलर का जो कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपर्टीज़ बहुत कम है। क्योंकि तो हमारे पास हमने तो यही सुना है हमेशा से कि डायबिटीज़ में कुछ हाथ मतलब पाँव तो कट ही जाता है, या एटलीस्ट अंगूठा तो पाँव का कट ही जाता है, क्योंकि कोई ना कोई ज़ख्म किसी ना किसी स्टेज पे बन ही जाता है, और मोस्ट केसेस में डॉक्टर साहब ऐसा होता है। और हमें हमेशा यही कहा गया कि पूरा ही कटेगा, ये नहीं है कि कोई चीज़ खुल सकती है जी बिल्कुल, कि नाली बंद हो गई वो आपका फुट बेसिकली डेड हो गया, हमें ये समझाती है। बिल्कुल जुगन, आज के प्रोग्राम में अगर आप मुझे कहें कि एक मैसेज हम दे दें अपनी उसको, उसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एम्पुटेशन है, जो टांग काटना है, वो एक एब्सोल्युटली लास्ट रिसोर्ट है, इट इज़ नेवर द फर्स्ट। उससे पहले बेशुमार हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप, जैसे ही मैंने कहा कि हफ्ते 10 दिन 14 दिन में आपका वूंड अगर हील नहीं हो रहा तो वो स्टेज है जिस पे पाँव को बचाया जा सकता है। मतलब अगर गैंग्रीन गल जाता है जी, अंगूठा पाँव का गल जाता है, लोग नहीं आते, गल जाता है, गैंग्रीन बन जाते हैं इतने एडवांस्ड। मैं बल्कि यहाँ पे डिस्कस यही कर रहा था कि 3-4 महीने के अंदर मैंने पाकिस्तान के अंदर इतनी एडवांस्ड डिजीज़ देखी है जो कि मैंने यूएस के अंदर 5-10 साल में भी नहीं देखी थी। डॉक्टर साहब एक तो गैंग्रीन हो गई पाँव पे, अच्छा ऊपर से नुस्खे वो ट्राई कर रहे हैं, फलां के हमसाये की बहन की फुफ्फी ने ये वाला लगाया था लेप, तो वो अच्छा वो लेप भी लगा रहे हैं, तो वो जो ऑलरेडी जख्म बना हुआ है उसको और जी नहीं बिल्कुल ऐसी है। पहले घर के टोटके इस्तेमाल करते हैं, फिर कोई हकीम से या गली के अंदर जो कोई होते हैं, फिर किसी कोई लोकल डॉक्टर से। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं अक्सर उनमें से 3 या 4 मुख्तलिफ जगहों से हो के आते हैं, और बाज़ दफ़ा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, आपके पाँव में कोई ज़ख़म बन गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा, तो दैट्स द स्टेज कि फ़ौरन आप एक क्वालिफाइड वैस्कुलर सर्जन के पास जाएं, अपनी ब्लड वेसल्स चेक कराएं, क्योंकि वहाँ पे आपकी टांग बचाई जा सकती है। या अगर आपको टांगों में दर्द हो रहा है चलने फिरने पे, ये सिर्फ एज की वजह से नहीं है। हर चीज़ हम यहाँ पे अक्सर एज पे ब्लेम कर देते हैं, तो एज नहीं है ये। वेरिकोज वेन्स जो हैं ये भी एक फर्स्ट रेड सिग्नल है, रेड फ्लैग है कि अब आपकी जो वीनस हेल्थ है वो अफेक्ट हो रही है। तो ये जितने ये मसले मसाइल हैं इसके लिए फ़ौरन जो सा क्वालिफाइड वैस्कुलर सर्जन के पास वक्त होता था, इवन अमेरिका वगैरह में किसी को वेरिकोज, हम अक्सर जाते थे देखते थे, तो ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं तो ख़वातीन ने अगर जिन्होंने ड्रेस या स्कर्ट पहनी हुई है तो पूरी उनकी टांगों पे मोटी मोटी वेन्स ऐसे निकली हुई हैं जैसे कोई जी बिल्कुल डिज़ाइन बना हुआ है। हाँ अब आप ऐसा नहीं देखते, अब आप ऐसा कम देखते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर अभी भी इधर तो क्योंकि कवर्ड होते हैं तो पता ही नहीं आपको। कवर्ड होते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। इट्स नॉट कॉस्मेटिक, इसकी वजह से पेन होती है टांगों के अंदर और तकलीफ़ होती है। और एक और वैस्कुलर डिजीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो आपकी सबसे बड़ी नाली है पेट की, जिसको एओर्टा कहते हैं, उसकी जब वीकनेस हो जाती है तो बलूनिंग बन जाती है। जब वो बलूनिंग हो जाती है वहाँ पे तो गुब्बारा सा, तो अगर वो लीक हो जाए तो ये इससे लाइफ थ्रेटनिंग, इससे आपकी मौत वाक़या हो सकती है। बल्कि अभी हमने एक प्रोसीजर किया कुछ, जिसमें हमने एक स्टेंट डाला एक पेशेंट का जिसका एन्यूरिज्म के अंदर लीकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो वो हमें करने के बाद पता चला कि ये
मोस्ट प्रॉबली पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसका एक लीकिंग पेशेंट के अंदर, जिसका ऑलरेडी लीक कर रहा था, उसको स्टेंट से, जो मिनिमल इन्वेसिव तरीका है, उससे ट्रीट किया गया। क्योंकि मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स का अगर आप पूछें कि ख़ास उसके अंदर बात यह है कि क्योंकि कोई इंसर्जन या कट नहीं लगता, तो अक्सर पेशेंट्स उसके आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। सेम डे प्रोसीजर्स हैं, आप प्रोसीजर करा के 3 से 4 घंटे हम उनको मॉनिटर करके उसी दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर साहब मोस्ट लोग, ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा इशू ये होता है कि भाई ऑपरेशन। जी डॉक्टर साहब, दुनिया बदल गई है। अभी तक पाकिस्तान में पता नहीं क्यों ये जहन में लोगों के बैठी हुई है बात के ऑपरेशन का मतलब है कि पूरा जिस्म खोल देंगे और फिर सिएंगे। अब तो आई थिंक ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा बड़ी कम ऐसी, बाईपास के अलावा बड़ी लिमिटेड सर्जरीज हैं जो पूरा खोल देते हैं। जी नहीं, हम अगर आप हमसे इक्विपमेंट ना हो वो एक मुख्तलिफ बात है। हाँ जी, वैस्कुलर के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन 80 to 90%, 90% के करीब हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे मिनिमल इन्वेसिव हैं। जो ओपन प्रोसीजर्स हैं, जो इसमें सर्जरी या कट लगता है, वो तकरीबन 10 से 15% रह गए। और सबसे बड़ी बात यह कि अक्सर हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि बग़ैर सर्जरी के ट्रीट करें, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप में ये बात एक इंस्टिल की जाती है आपके अंदर कि सबसे बेस्ट डिसीजन जो आपने बनाना है एज अ सर्जन वो ये है व्हेन नॉट टू ऑपरेट, कि कब आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है और उसके बगैर भी ठीक हो जाए। तो ये जो आपने डिस्कस किया, ये फियर बिल्कुल है पेशेंट्स के अंदर कि जी सर्जन के पास जाना है तो इसने कहना है जी लटा लो, काट दो इनको। नाम डॉक्टर के साथ सर्जन आ जाता ना जी, लोग परेशान हो जाते हैं। 6 लोगों के पास जाके सेकंड ओपिनियन ले लेंगे। बिल्कुल ऐसी है। मैं सच्ची बात बताऊं, पिछले दिनों आई हैड टू गो टू अ स्पाइन सर्जन एज वेल। डॉक्टर आसिफ बशीर के पास हमारे प्रोग्राम पे आया, मेरी कमर का इशू चल रहा था, मैं उनके पास भी गई। तो जब जैसे ही मुझे आया ना नाम के जी रेकमेंडेड है कि डॉक्टर आसिफ बशीर स्पाइन सर्जन, हाय मेरा तो त्राई निकल गया। मैं कहा हायला रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक मुख्तलिफ ट्रीटमेंट दी, बट सर्जन आपको एक्चुअली सर्जरी से बचाता है। बिल्कुल वैस्कुलर के अंदर भी, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप स्पाइन की आपने बात की है, तो वैस्कुलर के अंदर भी जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, आई वुड से एटलीस्ट 50%, आधे पेशेंट, आधे से भी ज़्यादा, उनको हम बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर किसी प्रोसीजर के, मेडिसिन से या लाइफस्टाइल चेंजेस से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे ना हो तो फिर प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। उसके अंदर भी जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 80 to 90%, 90% के करीब मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं। तो वो दिन जिसमें लंबे लंबे कट लगा के 1-1 फुट लंबी इंसिजन्स, वो 15-20 साल पहले की प्रैक्टिसेस हैं जो कि रेयरली ज़रूरत पड़ती है जिसकी। अब आपका पैगाम लेने से पहले अब गेम प्लान क्या है डॉक्टर साहब? आप और आपकी मिसेज एवं ही तो नहीं आए, कोई ना कोई प्लान तो लेके आए होंगे। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि आप इतने क्वालिफाइड, एंड देन ऑब्वियसली आपकी वाइफ को भी मेंशन करना ज़रूरी है, डॉक्टर सबा, हु इज़ बाय द वे द ओनली US बोर्डेड फीमेल साइकाइट्रिस्ट इन पाकिस्तान एंड इन दिस होल रीजन। उसके अलावा लाइफस्टाइल मेडिसिन में भी you're boarded as well. So अब दो मियाँ बीवी दोनों ही in their own right MBBS डॉक्टर्स, क्वालिफाइड फिजिशियंस वापस आए हैं, तो अब पाकिस्तान के लिए क्या करना है? आपने जगन बिल्कुल दुरुस्त ये कहा कि अमेरिका से पाकिस्तान कोई पैसे कमाने तो नहीं आता, वो तो वहाँ पे जाते हैं आप। तो हम दोनों का खर्च करने के लिए हम दोनों का गोल यही है। मेरा गोल एज अ वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन ये है कि हम एक जनरेशन तैयार करें यंग फिजिशियंस की, जिनको पाकिस्तान में बैठे हुए जो हमने जिसके लिए अमेरिका जाना पड़ा जिस ट्रेनिंग के लिए, वो यहाँ पे उनको ट्रीट करें। और पाकिस्तान के अंदर एक वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर के अंदर हम एक रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं कि जो टांगें कटने से बचें, लोगों की ज़िंदगियाँ बचें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो दुबई, अबू धाबी या अमेरिका चले जाते हैं, जो नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो वैस्कुलर के लिए तो ये गोल है कि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम थ्रू आउट पाकिस्तान हम क्रिएट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर इंशाल्लाह, जिसके अंदर ये सारे हम जो चीज़ें ये करें। और इसी तरह डॉक्टर सबा, जिस तरह आपने कहा डॉक्टर सबा, वो साइकाइट्री के अंदर मेंटल हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई। यहाँ पे यूज्ड टू बी टैबू, लेकिन नहीं, हमने उनको आगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज बुलाना है, बिकॉज़ उनसे हमने डिस्कशन करनी है। शी विल स्पीक फॉर हरसेल्फ, लेकिन उनका भी यही गोल है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं उनको बिल्कुल जो यूएस राइट टाइम पे एड्रेस किया जाए, राइट टाइम पे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रीट किया जाए, वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जरी के अंदर भी और साइकाइट्री के अंदर भी। सो डॉक्टर साहब, फाइनली आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देंगे? अगर आप टेक होम मैसेज। जी, टेक होम मैसेज। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और
आपके जिस्म आपको बता रहा है अलामात कि चलने से आपकी टांगों में दर्द होती है या स्वेलिंग हो जाती है, सोजन पड़ जाती है टांगों में, या आपका कोई ज़ख़म बन गया है पाँव के ऊपर या टांग पे जो कि 10 दिन के अंदर खुद से हील नहीं हुआ, ये आपकी बॉडी आपको बता रही है कि हमारी वैस्कुलर जो सिस्टम है, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लॉकेज है, उसके अंदर आप एक क्वालिफाइड वैस्कुलर सर्जन के पास जाएं और उनसे रब्ता करें ताकि आपकी टांग को बचाया जा सके, ताकि कटने तक की नौबत ना आए। और अगर आप स्मोकर हैं और आप एक मेल, एक मर्द जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड कराएं कि आपका जो एओर्टा है, जो सबसे बड़ी शरीयान है पेट की, उसके अंदर एन्यूरिज्म या बलूनिंग तो नहीं बन गई। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह अब अगली बार आपसे नहीं डॉक्टर सबा से मुलाकात होगी, क्योंकि उनसे मैंने एक और बड़े इंटरेस्टिंग, चलिए आपको टीज़र दे देती हूँ व्यूअर्स, उनसे मैंने ज़रूर ये डिस्कशन करनी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा, बल्कि ये इशू तो मैंने भी फेस किया है, मीडिया के लोग, नॉन मीडिया, मतलब हर औरत इससे गुजरती है समझ से। प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस आता है और उसकी वजह से जो बहुत से मसाइल आते हैं और जहनी दबाव का अक्सर ख़वातीन शिकार हो जाती हैं, फैमिली का उसमें क्या रोल होता है। हमने इतने डिफरेंट बीमारियों पे व्यूअर्स बात की, कैंसर से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जो भी औरत माँ बनना चाहती है और माँ बन पाती है वो इस अमल से गुजरती ही है, 50-50 चांस होता है। सो इस पर भी डिस्कशन करेंगे आगे जाके डॉक्टर सबा से। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे, अभी इतनी देर से हम बात करें ट्रैवलिंग की, जो हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो ट्रैवल करने के लिए या सफ़र करने के लिए क्या तैयारियाँ करनी चाहिए और क्या सोच के निकलना चाहिए, इससे रिलेटेड बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब ट्रैवलिंग की बात होने वाली है तो खाने की बात भी ज़रूरी है, और जो खाना सेट पे बना है वो दिखा दें, क्योंकि उसके बाद तो बस हमने अपने दिल में और दिमाग में ट्रैवल ही करना है इस गुफ्तगू में। जी हमारा धुआं दही चिकन और फ्रेश सैलड और मिंट रायता बिल्कुल रेडी है। इसको रोटी के साथ सर्व करें, चावल के साथ सर्व करें, या वैसे ही खा लें आप। ऑसम, थैंक यू सो मच। और अब बढ़ते हैं अपने दो ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ की तरफ जो हमें गाइड भी करेंगे और उसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी एज ट्रैवलर्स शेयर करेंगे, एज एडवेंचरर्स शेयर करेंगे। सो हमारे साथ अरफान खावर डार साहब हैं जो क्लीन टूरिज़म प्रमोटर हैं। अब मज़े की बात यह है कि आज हमारे पास इस टाइटल से आए हैं, लेकिन काम इनका कुछ और भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके साथ बैठे हैं एक ऐसे माउंटेनियर जिन्होंने ज़िंदगी के 20 साल वक्त कर दिए टू माउंटेनियरिंग और 30 साल टू एडवेंचर स्पोर्ट्स, लेकिन ऑब्वियसली 10 साल एडवेंचर स्पोर्ट्स के बाद माउंटेनियरिंग की तरफ आए। 50 साल से ज़्यादा तो इनकी उम्र लग भी नहीं रही, इतने हमारे यंग और हैंडसम साद मोहम्मद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। साद भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। ये जो आपने सर पे अपने मोर का पर पहना है, अच्छा जब से आए हो तब से छेड़ी, मैंने कहा शुतर मुर्गाबी। लुकिंग वेरी नाइस भाई एंड लुकिंग द पार्ट, लुकिंग देसी। अच्छा, अब सबसे पहले तो ट्रैवलिंग या सफ़र करना, देखिए मज़े की बात यह है कि सफ़र करना उर्दू में मीन्स ट्रैवल, अंग्रेज़ी में सफ़र करना मतलब है टॉर्चर। आपका सफ़र करना, एक्चुअल सफ़र करना, सफ़र वाले टॉर्चर में ना कन्वर्ट हो जाए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लान करते हुए। लेकिन हर बंदे के लिए ट्रैवलिंग एक मुख्तलिफ मीनिंग रखती है, वैल्यू रखती है। आपके लिए भैया ट्रैवलिंग क्या है? ट्रैवलिंग मेरे लिए तो जुनून है जी मेरा, ठीक है ना, हॉबी से बहुत बढ़ के है। और आपका हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत बेहतरीन चीज़ है आपकी, लेकिन आपकी जो अल्लाह ताला की बनाई खूबसूरती है उसको जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो वो किसी कैमरे से वो आप कैप्चर नहीं कर सकते। जो आप कैमरों में देख रहे होते हैं, वीडियोस में देख रहे होते हैं, वैसे नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो जुनून है उसका, ट्रैवलिंग जो है। बिल्कुल सही। आपके लिए आपने तो सारी जिंदगी लगा दी इस पे। So for me, there's different type of travelings. Mountaineering, yes, it's a passion. मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ, but then again when I travel with family, तो it has a very different meaning. तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं एडवेंचर की तरफ उसको भी लेके जा रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस जब मैं खुद जाऊँगा तो साल में एक मेजर एक्सपीडिशन जब मैं करता हूँ, तो पिछले 3 साल से आई बीन गोइंग टू नागा पर्वत। और वो कितनी लंबी एक्सपीडिशन होती है? सो नागा पर्वत व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, तो वो
8000 मीटर के पहाड़ों में कदरे कदरे छोटी एक्सपीडिशन है, एंड बाय दैट आई मीन कि वो 1 महीने में आप वापस आ जाते हैं। अच्छा, यानी कि ये घर वालों के 11 महीने होते हैं, क्योंकि हमेशा जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं और जो माउंटेनियरिंग या इस किस्म की हाइकिंग वाइकिंग, वो फिर महीनों के लिए निकल जाते हैं और घर वाले कहते हैं कि हमें कुछ महीनों के लिए मिलते हैं और कुछ महीनों के लिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल तो आप वो वाले हैं। नहीं, मैं तो जब वो 1 महीने की एक्सपीडिशन के बाद तकरीबन अगले 6-7 महीने उसी का कंटेंट चल रहा होता है, तो लोग जो मिलते हैं वो कहते हैं तुम तो लगता है यहाँ होते ही नहीं हो। Exactly. तो वो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हैपन्स। बट सो वो 1 महीने की एक्सपीडिशन हो गई या 1.5 महीने की एक्सपीडिशन। इफ़ यू गो टू द कराकोरम, आप अगर K2 और ब्रॉड पीक और गैशेब्रम्स के लिए जाएँ तो दैट वुड टेक यू अराउंड 40-45 डेज। फॉर एवरेस्ट इट वुड टेक 2 months। K2 बेस कैंप का कितना लंबा होता है? 15 दिन में आप वापस लाहौर होंगे। किया जा सकता है, काफ़ी शॉर्ट हो गया। जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कराएं, अगले प्रोग्राम चलते हैं। मेरा बड़ा दिल है, आपको बता नहीं सकती। और मैं वही कह रही हूँ, उम्र लंघती चली जा रही है और एक पॉइंट आना कि 60 साल 70 साल की जुगन बैठी कि मैं जाऊंगी K2 बेस कैंप में, मैंने जाना है, मुझे बहुत शौक है। किया जा सकता हम है। ज्यादा ही डिस्कशन करेंगे बल्कि- लेकिन चले जाना चाहिए। जो प्रोग्राम बनाते जाते हैं ना वो रह जाते हैं। अच्छा, लेकिन हम तो तब से कह रहे हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर के प्रोग्राम बना के जाएं। आप प्रोग्राम उधर बनाए जाके उधर कोई जाके- ऐसी जगह प्लेस चूज करें जो बेस्ट प्लेस हो पाकिस्तान की, जो ओवरसीज पाकिस्तान और जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस हो, उसको ऑन लोकेशन शूट। ऑन लोकेशन आप एक बात शेयर कर रहे थे ब्रेक के दौरान, मैं चाहूंगी कि वो आप ऑन एयर भी शेयर करें। मैंने वैसे भी आपको बात खत्म नहीं करने दी थी जी। कि आपने जब 10 लोगों से बात की ट्रैवलिंग की, वो वाला जरा मुझे अफसोस हुआ सुन के। मैं चाहूंगी बाय ऑन एयर प्रोफेशन मेरी कंपनी आइडियाज के नाम से एड एजेंसी एड एजेंसी आप। तो मैं कराची फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर हूँ। तो मैं जब जाता था वहाँ ब्रांड्स के साथ, नाम तो मैं नहीं लेता, ब्रांड्स के बड़े ब्रांड्स हैं, नेशनल मल्टीनेशनल्स, उनके साथ जब मैं मीटिंग की तो मेरा लास्ट क्वेश्चन होता था कि आप हॉलीडेज़ पे कहाँ जाएंगे। तो मेरी वो 2000 तकरीबन 16 की मीटिंग्स हैं या 18 की मीटिंग्स हैं 9 साल पहले, तो हर बंदे ने जवाब दिया पाकिस्तान नहीं था उसमें बहुत कंट्रीज के नाम थे, सिंगापुर, मॉरिशस, हाँ। टर्की, ये सारे बाली, हाँ। बाली, ये सारे, बाली नहीं होता था तब, बाकू भी नहीं होता था। ठीक है, होता तो 9 साल पहले। अच्छा, okay। नहीं, वहाँ उनका नाम नहीं लिया गया मेरे हाँ, मैं सामने। वैसे कह रही हूँ कि मतलब फिजिकली तो था। तो मैंने सेकंड उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप वहाँ क्यों नहीं जाने से, तो ई की जवाब आया इत्तेफाक से। उन्होंने कहा सिक्योर नहीं है पाकिस्तान और इस पर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैंने उनको उस दिन स्लोगन दिया कि आई विल गारंटेड यू, मैं गारंटी करता हूँ आपको कि मैं वही फैसिलिटीज़ और आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करूँगा अगर आप मेरे साथ इस पर गाइडेंस लेंगे मेरी। इसलिए कि मेरी जो कंपनी का नाम है TGP, वो टूरिस्ट गाइडेंस प्लेटफॉर्म है। और यानी that's how you became a clean tourism promoter। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। उस पर मैंने गार्बेज पे काफ़ी काम किया। यानी मैं एक 4 घंटे का जीप ट्रैक लेके एक जगह पहुंच रहा हूँ 2019 में, बाबून वैली, बाबून टॉप, जो अभी उस टाइम पे किसी ने विजिट नहीं किया था, बहुत कम लोग थे, सिर्फ एक वीडियो अवेलेबल थी गूगल पे उसकी। Are you serious? तो यस, आई एम सीरियस। तो उससे पहले मैं गया 2019 में, तो फिर मुझे वो एक मेरी छोटी सी वीडियो लगाई, तो मुझे कराची के 2 बड़े फोटोग्राफर्स से उन्होंने रब्ता किया कि आप गए, हमने देखा नहीं तो हम जाना चाहते हैं। तो बहुत इन शॉर्ट के 4 घंटे का ट्रैक करके जब उधर पहुंचते हैं तो वहाँ भी मैं बड़े ब्रांड्स की चीज़ें देख रहा हूँ। वहाँ प्रिंस बिस्किट भी पड़ा हुआ है, वहाँ वो कोक की यानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है जी। अब वो जो पड़ी हुई है, तो मैं उस पर क्या कह रहा हूँ कि ये इतने बड़े ब्रांड्स हैं, तुम बिलियंस खर्च करते हो टाइजिंग्स पे, इतनी जगह ऊंचे पे आ गए, तो आप लोग इस पर भी कोई वर्कआउट करें। इसी तरह अगर मैं काम कर रहा था अड़ंगकेल पे, तो अड़ंगकेल में ब्रिगेड 32 आता है केल में आर्मी का, तो मैं उधर जाके उस पर काम कर रहा हूँ कि यार इतना ऊंचा जंगल है, हम जाते हैं अपनी हाइकिंग करके आज से 10 साल पहले। तो उन्होंने फिर आर्मी ऑफिसर्स ने मेरे साथ कॉपरेट किया। वहाँ लोकल जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जो DG थे शाद पीरज़ादा साहब, उन्होंने बहुत इस पर मुझे अप्रिशिएट किया मेरी वीडियोज़ पे, और हमने इस पर ग्रीन टूरिज्म पे काफ़ी काम किया। इवन मैं काफ़ी दुनिया फिरा हूँ, टूरिज्म का मेरा शौक है, तो मैं कोई लास्ट 3 ईयर्स में कोई 15 के करीब कंट्रीज गया यूरोप के, तो उधर भी यही अवेयरनेस थी। बल्कि ये मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया, जो उन्होंने पहनी हुई टोपी, चत्राली टोपी, तो मैं जब 22 में 6 कंट्रीज़ को विजिट किया, तो मैं इस टोपी के साथ विजिट किया। 18 डेज मैंने इसको पहने रखा। Oh, how amazing। ठीक है जी। और मैंने ना उस टोपी को ना, ये 4 टोपीज लेके गया हुआ था, ये इसके साथ मुर्गाबी के, ये इसके फूल के साथ। तो मैंने कुछ सोचा कि जिस कंट्री मोर है, मोर, ये मैं तब से खेल रही हूँ ना, आपकी मुर्गाबी आ गई। तो मैंने उसको कहा कि साथ के मैंने ये सोचा कि जो मुझे बेस्ट जिस कंट्री में बंदा मिलेगा मैं वो गिफ्ट कर दूंगा उसको। ठीक है जी। और लास्ट जो मैंने गिफ्ट की, और वो मेरी अपनी टोपी थी, वो मैंने बेल्जियम में डिप्टी एम्बेसडर थे SH के, उन्होंने इतनी पसंद की कि यार मुझे दे दो, मैं सुबह वैसी पहन के जाऊंगा। अब ये देखें ना, हमारे ट्रैवल करने से व्यूअर्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो साथ भाई का हमने ऑफ कोर्स उनकी भी फीडबैक लेनी है इसी टॉपिक के ऊपर। जो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इरफान भाई ने कही कि देखो
हर बंदे ने कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की इश्यूज़ ये वो, तो ये आदमी तो 30 साल से ट्रैवलिंग कर रहा है एडवेंचर स्पोर्ट्स में, एंड देन 20 साल से वो भी कर रहे हैं, तो अगर सिक्योरिटी नहीं है और चीज़ें नहीं है तो ये फिर किधर जा रहे थे? पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान में जा रहे थे ना जिसकी बात हो रही थी। तो इस पर हम अभी डिस्कशन करेंगे, बल्कि छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं अरफान खबरदार, क्लीन टूरिज्म प्रमोटर, एंड वी हैव विद अस द ब्रिलियंट माउंटेनियर साद मोहम्मद, जिनके आप सारे वैसे भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम इनको देखते रहते हैं। मुझे एक्चुअली इनसे मुलाकात करके लिटरली लगा कि जैसे मेरी इनसे बड़ी दोस्ती है, मैं इनको बड़ा जिस तरह मैं आपको मिली हूँ साथ में, क्योंकि एक्चुअली मसला ये है ना कि हम आते हैं स्क्रीन पे या डिजिटल दुनिया में, लोग देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जब हमसे डायरेक्ट ही बात करें, तो मैंने भी वही हरकत की आज जो मेरे साथ लोग करते हैं। नहीं, मैं आपके शो पे पहले आया। आई नो, बट यू नो व्हाट आई मीन ना, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? I कि know. एक वो वाला डायनामिक होता है ना कि आपको लगता है कि ये तो मेरी बड़ी है, इससे तो मेरी बात होती है, मैं तो उनको यूट्यूब पे से गप लगाती हूँ। वो फिर आपका जुनून है ना कि आपने जाना है, कोशिश करनी है, इस वजह से। सो मुझे ये बताइए कि बीइंग समवन जो पिछले 30 साल से ट्रैवल कर रहे हैं और 20 साल से स्पेसिफिकली माउंटेनियरिंग पे भी तवज्जो दे रहे हैं, उन्होंने जो बात की, जो लोगों का 10 लोगों ने एक बात कही कि भाई पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी और रहने की जगह ही नहीं है, आप क्या कहेंगे? No, I would, well, in a way I would agree with him कि yes, people aspire to go out. उनको जब भी आप ट्रैवलिंग की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रैवल इज़ व्हाट दे थिंक ऑफ। लेकिन आई वेंट टू टर्की सम ईयर्स अगो, तो वहाँ पे मैंने जो चीज़ नोट की ना वो ये थी कि दे हैव बीन वर्किंग ऑन देयर डोमेस्टिक टूरिज्म। वो अपने लोकल टूरिज्म पे काम कर रहे हैं और दे बीन एबल टू सक्सेसफुली केटर देयर लोकल टूरिस्ट। और जो सरप्लस है दैट इज़ द पीपल जो कि बाहर से आ रहे हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, हमारे जैसा बंदा आ रहा है। तो अगर आपने अपनी फैसिलिटीज़ बना ली टू केटर लोकल टूरिस्ट, तो फॉरेनर तो बेचारा वैसे ही भुगत जाएगा बीच में। सो पाकिस्तान, यस, इट हैज़ दैट असल में पोटेंशियल। मसला पता है क्या ना, देखिए एज अ मम, Yeah. अब मेरी एक 5 साल की बेटी है, मेरा Yeah. 9 साल का बेटा है, हमजा इज गोइंग टू टर्न 20 इंशाल्लाह दिस ईयर। Sure. देन मेरे जो स्टेप किड्स हैं दे आर 27 एंड 24। माशाल्लाह। अब जरा एक सेकंड ये देखें ना, रेंज है। अब मैंने इस रेंज को अगर लेके कहीं जाना है ऑन अ फैमिली ट्रिप, या तो मसला ये है कि आपको 20 एंड अबव के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिल जाती हैं फैसिलिटीज। अब 9 और 5 साल के बच्चे को मैं कहाँ लेके जाऊं? फिर आप लिमिटेड हो जाते हैं, मरी, नथिया गली, बूरबन। I guess मैं एज अ पेरेंट जानना चाहती हूँ, एज अ फैमिली मेंबर जानना देखिए, चाहती I traveled when I was very young. मैं 10 साल का भी नहीं था जब मैं खुंजराब देख चुका हुआ था। दिस इज पाक चाइना बॉर्डर। स्कर्दू में देख चुका हुआ था। आई हैड ऑलरेडी सीन ये जो है कागान में शुगरान। कैसे? सो वी वर अ फैमिली दैट ट्रैवल्ड। यही तो बात कर रही हूँ ना, जो फैमिलीज ट्रैवल करती हैं, पर उसमें से लोग भी ऐसे निकलते हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ ट्रैवल करते हैं। वी ट्रैवल्ड अ लॉट जब हम छोटे थे। बिल्कुल, तो मैंने आपने कहा ना कि ना जाए माउंटेन में। अब आई लव द माउंटेन्स बिकॉज हर गर्मियों में हम अपने ट्रैवलिंग का शौक है, तो मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह, ठीक है। अब वो 4 साल की और 7 साल की, उसने तब से ट्रैवलिंग स्टार्ट की और हाइकिंग स्टार्ट कर दी उसने। यानी बाहर के बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में मेरे साथ गए, लेकिन वो शुरू से मैं हमारे फैमिली उसमें कर रही है, ट्रैकिंग भी कर रही है, हाइकिंग भी कर रही है, और पूरे पाकिस्तान को वो तकरीबन विजिट कर चुके हैं मेरे साथ वो। सो अब इसको कॉन्वर्सेशन को ना उधर लेके जाते हैं जहाँ पे हमारे व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। जब भी प्लान करें ट्रैवल, साथ में जब आप प्लान करते हैं ट्रैवल, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप उसके अंदर करते हैं? अब आप एडवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप जनरली टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस दीजिएगा, क्योंकि आपकी तो कंपनी भी यही चीज़ साथ साथ। गाइडेंस हाँ जी, वॉलंटियर बेसिस पे करता हूँ। वही कह रही हूँ कि आपके जो आप लोग आपके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, आप उनको ये गाइडेंस भी देते हैं फ्री जी में। बिल्कुल, ऐसे ले रहा हूँ, बिल्कुल जी सर। सो ये दोनों को लागू होती है व्हेन यू प्लान अ ट्रिप। तो सबसे पहले देयर इज एन आइटनरी, जिसको आप कहते हैं कि आपने ऑन पेपर लिख लिया कि किस दिन मैं कहाँ हूँगा और मैं क्या कर रहा हूँगा, उस दिन का डे प्लान क्या है। दिस वुड बी रफ, दिस कुड बी फ्लेक्सिबल, बट आपके पास एक जर्नल, एक जो है ना वो लाइनअप आ जाता है कि पहले कागज पे प्लान बना लो। हाँ, ऑन पेपर आपने कहा जी ठीक है, आज लाहौर से मैं निकलूंगा और मैं एबटाबाद जाके ब्रेक लगाऊंगा, या मे बी थोड़ा और एडवेंचरस होकर थोड़ा और आगे चला जाऊंगा और कराकुरम हाईवे पे लेट से कहीं मैं स्टे करूंगा, या मे बी मैं चिलास तक चला जाऊंगा। सो दैट यू हैव टू डिसाइड। यू हैव किड्स विद यू, यू वुड वांट टू ब्रेक दैट अप
कि अच्छा 3 घंटे बाद हम यहाँ रुकेंगे, 4 घंटे बाद हम चाय के लिए खाने के लिए यहाँ रुकेंगे। क्योंकि अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है कि बाप कहता है कि भाई हम 8 घंटा सीधी गाड़ी चलाएंगे, माँ बीच में चीख उठती है कि भाई मैंने बच्चे का डाइपर चेंज करना है, आगे मैंने बच्चों को खाना खिलाना है, मैंने वॉशरूम यूज कराना है बच्चों बिल्कुल को। ऐसी है। सो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब अगर मैं अपनी इंडिपेंडेंट एक्सपीडिशन प्लान करता हूँ तो मैं यहाँ से एक रात को निकलूंगा और अगली रात मैं शमशाल पहुँच गया हूँगा, बट दैट इज़ मी। बट व्हेन आई ट्रैवल विद फैमिली यही ट्रिप 3 दिनों में होगा, एंड आई वुड नॉट माइंड, एंड आई शुड जहन बना के जाना चाहिए ना। और देखें एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, कि ट्रैवलिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है, सो जहनी तौर पे तैयार होकर जाना। अच्छा सर, प्लानिंग जब कर रहे, प्री प्लानिंग से स्टार्ट, उन्होंने तो कहा ना कि मौके पे हम निकल रहे हैं, अब मुझे ये बताएं कि जब जैसे कि हम अभी बात करें, मैंने आपको कहा कि टू बेस कैंप मैंने जाना है, अब ये गुफ्तगू हो रही है घर में, बिल्कुल ऐसी है। अब ये ट्रिप में कैसे कन्वर्ट होगी? देखिए, अब पहली मैं आखिरी बात जो मेरी थी उनसे चला गया क्वेश्चन कि उन लोगों ने सवाल पूछा और मैंने कहा सिक्योरिटी और मैं गाइड करता हूँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज में, कि सिक्योरिटी के इश्यूज हो या फैसिलिटीज, सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ है। ठीक है। और मैंने उसके लिए सबसे पहली जगह जो चूज़ की कराची वालों के लिए नीलम वैली की, जहाँ मुझे 100% श्योरिटी थी, और वहाँ मुझे हर लोगों ने, आर्मी ने भी और वहाँ की गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया हर तरीके से। यानी टूरिज्म मुझे रिजॉर्ट चाहिए तो मैंने उनका अवेल करके दिए। जहाँ तक आपकी ये बात कर रहे थे कि हमने जो खुद टूर करना, मैंने 24 आवर्स का भी इकट्ठा टूर यानी किया, यानी यहाँ से निकला हुंजा पहुँच गया, ठीक है। लेकिन फैमिली के साथ जब हमें टूर करना है तो इसी तरह प्लान करना है। सबसे पहले तो देखिए, आपको जब भी ट्रैवल करना है तो उसकी ट्रैवल डेट्स, जो मैंने काम किया टूरिस्ट गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे, वो यही काम किया कि लोगों को गाइड किया कि आपने किस वक्त में किस जगह पे जाना है। लेट्स सपोज हम एक नीलम वैली में अड़ंगकेल जा रहे हैं, उसके जंगल पे जा रहे हैं और सितंबर में चले जाएं, तो आप लोगों को कहेंगे कि यार ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। उसके जाने का टाइम क्या है, जून और जुलाई है बेस्ट। वहाँ आपको ग्रीनरी नजर आएगी, वाटरफॉल्स नजर आएंगी। अगर मैं स्कर्दू अभी ब्लॉसम अपनी गया हूँ, इस दफ़ा होके आया हूँ मैं, तो स्कर्दू ब्लॉसम जाने का टाइम ये है कि मार्च के लास्ट वीक में जाएं, ठीक है। ये नहीं कि आप जाके अप्रैल के 2nd वीक में जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो यार ये तो इरफान आपने ये क्या किया, ये आपकी TGP क्या है। तो वो ब्लॉसम आपने देखना तो उसका टाइम है। आपने नॉर्दर्न जिस भी जगह पे, अब जैसे कैलाश एक जगह है जो बड़ा मशहूर फेस्टिवल होता है, चिलम जोशी। अब अगर आप उस पर चिलम जोशी का फेस्टिवल देख रहे हैं तो दुनिया आ रही है, यूरोपियंस आ रहे हैं। मैं जब लास्ट गया था तो 2000 गोरे आए हुए थे वहाँ सिर्फ फोटोग्राफी, ठीक है। लेकिन अगर वो चले जाएं जून में तो वहाँ तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। वो 12 से 17 मई होता पता है क्या है, लोग टाइम मैनेजमेंट। अब जैसे आप ऑनलाइन कभी देखते हैं टिकट किसी जगह का, मैं कभी ये भी चेक करती हूँ कि बैंकॉक का कितने का, इसका कितने का। अब आप देखेंगे कुछ पीक टाइम्स होते हैं जहाँ पे टिकट 4-4 लाख का भी है, और कुछ ऐसे टाइम है जहाँ पे 70,000 का भी टिकट है। 70,000 का तब है जब वहाँ पे कख नहीं हो रहा बिल्कुल बेसिकली। तो वही चीज, और पाकिस्तान की तो खूबसूरत बात यह है कि इतनी कंपैरेटिवली सस्ती ट्रैवलिंग है मुकाबले में, कि आप अपने मुल्क की टाइमिंग के हिसाब से अपनी प्लान कर सकते हैं ट्रिप। बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज़ पे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गवर्नमेंट से, ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमारी जो लोकल डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है ना, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। लाइक आपने लाहौर से स्कर्दू जाना है या इस्लामाबाद से स्कर्दू जाना है तो बहुत एक्सपेंसिव टिकट है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उधर चले जाए यूरोप में, हमने एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है तो हमें बहुत 6-7 हज़ार पाकिस्तान में टिकट मिल जाती है। लेकिन आज हमने सीजन में जब लाहौर से स्कर्दू की लेनी है तो 90,000 की आपको रिटर्न टिकट मिल रही है। I guess demand supply is डिमांड what सप्लाई पे defines- भी होते हैं। तो फैसिलिटेट करना चाहिए वो टाइम गवर्नमेंट मीन को। कि अगर फैमिली फॉर एग्जांपल जा रही है, देखिए बहुत सी चीज़ों से अगर आप अपने ही मुल्क में ट्रैवल करते हैं, जो हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव यही है व्यूअर्स कि पाकिस्तान में टूरिज्म को इनकरेज करें। एक्चुअली वी आर आउट ऑफ टाइम। साथ भाई प्रोग्राम को कंक्लूड करना है आपके पैगाम के साथ। Okay, so amazing. When we were sitting outside, me and Irfan, before the program, तो गपशप लगी and we were sort of breaking ice between us as well. तो बहुत सारी कॉमन बातें निकल आई, पता लगा एक ही बंदे ने हमें रेफ़र भी किया है। एंड ही सेड कि आपने कहाँ ट्रैवल किया है, टोल्ड हिम अबाउट माई माउंटेनियरिंग एंड स्टफ एंड एवरीथिंग। बट देन आई ऑल्सो मैंशन कि पंजाब में कुछ ऐसी जगह है जहाँ मुझे लोगों ने बताया यहाँ वाटरफॉल है, बड़ा ज़बरदस्त है, ये है वो है, मज़ेदार है, आप जाएँ प्रमोट करें। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, ये किसी को ना बताना ये कहाँ है जगह। क्यों? नॉट एवरी प्लेस इज सपोज टू बी नोन बाय एवरीवन। हम जाएंगे वहाँ जाके गंद डाल आएंगे। लेट इट बी एक्सक्लूसिव। आपको पता है, आप रखें उसको। अगर आप चले गए, आप पहुँच ही गए वहाँ, तो जस्ट लाइक व्हाट इरफान इज डूइंग, प्रमोट इट इन अ ग्रीन वे, साफ सुथरा रखें। बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। और वही वाली बात व्यूअर्स, इस पे हम अपने आज के प्रोग्राम को कंक्लूड भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बॉयज, एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स देखिए, किसी के से घर किराए पे लें
किसी लोकेशन पे जाएं, किसी नई जगह पे जाएं, उसे उस हालत में छोड़ें जिसमें उसे पाया था, उससे बेहतर, यानी कि बेहतर हालत में छोड़ के जाएं। हम क्या करते हैं, आई एम सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करेंगे तो एक एक रूल को फॉलो करेंगे। अपने मुल्क में जब किसी जगह जाएंगे, पार्क तक जाएंगे तो कूड़े की टोकरी पड़ी होगी, टोकरी में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, उसके साथ फेंक देंगे या उससे 6 फुट दूर फेंक देंगे। ये हमारा मुल्क है, ये पूरी दुनिया हमारी है, इस पूरी दुनिया का हमने ख्याल रखना है। हम सब इसके निगहबान हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने कंट्रीब्यूशन से। सो इस रिक्वेस्ट के साथ आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि जब भी ट्रैवल करें उस जगह को बेहतर हालत में छोड़ के आएँ, ना कि उधर की बर्बादी फेर के वहाँ से निकलें। देखें, अपनी चीज़ की हम कदर नहीं करेंगे तो बाहर वाले फिर क्यों करेंगे व्यूअर्स? एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।